सारन गुरु डिजिटल क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 में लास्ट जो टॉपिक था उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव किया गया और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिस्कस किए थे। तो चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये पढ़े थे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिर ओम्स लॉ पढ़ा गया। उसके बाद जो टॉपिक था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव किया गया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग भी डी से डिनोट करते हैं और ये ई ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डिवाइडेड बाई एम ई इंटू ये टॉ लिखा गया था। ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन टाइम है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये बताया गया था। जब किसी कंडक्टर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कोई कंडक्टर हो गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी के अलावा जो वेलोसिटी इसको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आया, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका कोलिजन होगा, कोलिजन होगा पॉजिटिव आयन से, है ना। कोलिजन होगा उसके बाद वो, तो ये एवरेज टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और इसके बाद एक रिलेशन और पढ़ा गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू E/N/A/V/D। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जहाँ ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इसको आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन भी हम लोग डिराइव किए थे। फिर इसके बाद एक और एक्सप्रेशन लिखे थे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J से लिखते हैं और वो होता है करंट इंटू करंट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट डेंसिटी है, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा E/N/V/D। ये भी हम लोग पढ़े थे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है, और ये हो गया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हो रहा है J से लिखते हैं उसको E/N/V/D, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ जो है वो V इज इक्वल टू IR पढ़े थे। ओम्स लॉ से पहले व्हाट इज करंट जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो पढ़ा गया, ठीक है। अब हम लोग ओम्स लॉ को एक दूसरे ढंग से भी लिखेंगे, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे करंट डेंसिटी को ये लिखा गया है, अब देखिए ओम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू E/N/V/D, जहां V/D क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहां पे E जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, N जो है
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो Vd है वो है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दे रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वेक्टर के फॉर्म में भी हम लोग लिखे थे। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि होता है E, उसका एक्सप्रेशन लिखा गया था E, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइडेड बाई ME इंटू टॉ। तो इसकी जगह पर हम लोग अगर ऐसा लिख दें कि J इज इक्वल टू EN, और Vd की जगह पर लिख लें E डिवाइडेड बाई ME इंटू टॉ, तो ये बन जाएगा J इज इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर N डिवाइडेड बाई ME इंटू टॉ इंटू, और E को अलग यहाँ लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं E ऐसे, क्योंकि ये जो होता है किसी मटेरियल के लिए ये फिक्स्ड होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, उस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है यूनिट वॉल्यूम में वो भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो भी फिक्स है, और ये जो है वो एवरेज टाइम इंटरवल है। इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा, जब वो ड्रिफ्ट करेगा, तो जब वो कोलिजन होगा उसका पॉजिटिव आयन से, तो उसके बीच का ये एवरेज टाइम इंटरवल है जिसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। ये भी फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स्ड होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो है चेंज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटेगा। तो ये फिक्स है, तो जितना इसमें कांस्टेंट है एक फिक्स टेम्परेचर पे उसको एक जगह रख दिए, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि हम लोग बाहर से अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इस कांस्टेंट को अगर ऐसा लिख दें, J इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं J इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं सिग्मा E, ठीक है, सिग्मा E। और इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इसकी जगह पर लिया गया है E स्क्वायर N टॉ डिवाइडेड बाई ME। इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, in the form of vector, J is equal to sigma E। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देना है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, ये भी ओम्स लॉ है। इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो एक ये हम लोग पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR। आप लोग इसको 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये करंट है और ये रेसिस्टेंस है। और ओम्स लॉ को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सिग्मा जो है वो करंट डेंसिटी है, ये कंडक्टिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट को भी ओम्स लॉ हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से अगर चाहें तो ये वाला रिलेशन भी आ जाएगा, उसको भी हम लोग करके देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज known as Ohm's law। ठीक है, इसको हम लोग Ohm's law कहेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि J इज इक्वल टू
सिग्मा ई से ये ओम्स लॉ का ये जो रिलेशन है जो कि हम लोग इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, वो उसको कैसे हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओम्स लॉ में जैसे ओम्स लॉ, तो एक तो ये लिखा गया, आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें ये रिलेशन भी लिखा हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर के फॉर्म में। एनसीईआरटी में जो वेक्टर लिखना होता है तो वो एरो न दे करके उसको बोल्ड लिखता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो एनसीईआरटी में अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है तो वो एरो ना दे करके उसको ऐसे बोल्ड लिखेगा, बोल्ड ई लिखेगा। ठीक है, तो उसको आप वेक्टर मानेंगे। तो ओम्स लॉ में हम लोग ये देखते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है। इक्वेशन फर्स्ट को आप ओम्स लॉ बोल सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं, और जहां ये सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, और इसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेसिस्टिविटी होता है ना। तो 1/सिग्मा इज इक्वल टू रो, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है। और इसको रेसिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका जरूरत पड़ता है, उसका भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। पहले इसको हम लोग देखते हैं कि इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर का जो रिलेशन है वो कैसे आता है। ये है करंट डेंसिटी। ये होता है जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, और इस दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। ये जो चैप्टर 2 है उसमें ये बताया गया था, है ना। चैप्टर 2 जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं तो पोटेंशियल चेंज करेगा। कितना से चेंज करेगा वो हम लोग पढ़े थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएं तो पोटेंशियल फॉल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएं तो पोटेंशियल राइज करता है। कितना से राइज या फॉल करेगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इस एंड के पोटेंशियल को हम लोग VA मान लें और इस एंड के पोटेंशियल को VB मान लें, तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, VA माइनस VB, VA माइनस VB। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस एंड का पोटेंशियल कम होगा। कारण ये है कि हम लोग जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो फॉल करता है, यानी कम होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, और ये जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू कितना डिस्टेंस आप गए वो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ओवरऑल ये जो पार्ट है इसको हम लोग इस पर काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे चैप्टर 2 में, आप लोग देखेंगे। उस एक रिलेशन था dV इज इक्वल टू E डॉट dr, है ना, तो उसमें इसको बताया गया था। तो यहाँ से हम लोग J जो है करंट डेंसिटी, इसकी जगह पर लिख सकते हैं करंट इनटू एरिया, सॉरी करंट डिवाइडेड बाय एरिया। इस कंडक्टर के लिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर ये सिग्मा लिख दिए, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसको इस टर्म में हम लोग चेंज करेंगे। तो ये VA माइनस VB को भी मान लेते हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, वो E इंटू L हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई L। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर V बाई L लिख देते हैं। ठीक है, ये इस रिलेशन से हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I, ये इधर जाएगा I और ये सिग्मा भी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई सिग्मा इंटू I बाई A और यहाँ V इज इक्वल टू ये L है, यहाँ जो है वो ये L है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हम लोग V बाई L लेंथ L लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये इधर गया तो 1 बाई सिग्मा हो गया I बाई A इंटू ये L मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको L को यहाँ लिख दे रहे हैं और इंटू I लिख दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, और ये V जो हो गया वो 1 बाई सिग्मा, वो रेसिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, है ना। कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया रेसिस्टिविटी, इसको रो लिखेंगे, रो L बाई A इंटू I। और ये इस मटेरियल के लिए, ये जो मटेरियल है इसके लिए ये वैल्यू फिक्स्ड है। रो जो है इसका कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी है, वो रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट होता है अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये L जो है इसका लेंथ हो गया और A जो है वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है रो L बाई A। ये एक्सप्रेशन भी हम लोग डिस्कस किए थे इसके पहले वाले क्लास में। और इनटू ये रो हो गया, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू RI या IR। ठीक है, तो या तो इसको भी बोल सकते हैं कि ये ओम्स लॉ है और इसी को हम लोग इसको J और E की जगह पर ये वैल्यू रख करके हम लोग V इज इक्वल टू IR भी ला सकते हैं। ठीक ना, तो ये ओम्स लॉ जो है वो यहीं से आया है। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स लॉ, उसको देखेंगे। क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स का दो लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पहला है जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ कहें, और दूसरे को बोलते हैं लूप रूल, लूप रूल। तो जंक्शन लॉ अभी समझने का प्रयास करेंगे। जंक्शन लॉ क्या है? फर्स्ट जंक्शन रूल, at any junction, at any junction of an electric circuit, the sum of total current entering the junction
the sum of total current entering the junction is equal to the sum of total current leaving the junction. किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल कहता है कि एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। इसको समझना जरूरी है। जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन एक जगह पॉइंट हुआ जहां पे एक से ज़्यादा ब्रांच जैसे निकला, जैसे एक वायर इधर से आ रहा है और एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। ये जंक्शन है क्योंकि इधर से वायर आ रहा है, इधर से वायर आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है वायर, कोई एक ब्रांच निकला हो जहाँ पे, तो वो जंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई अगर जंक्शन है तो उस जंक्शन के पास जितना करंट पहुँच रहा है उसका सम करें, मतलब ऐड करें, तो वो बराबर होगा उस जंक्शन से जितना करंट निकल रहा है इसके, ठीक ना। जंक्शन का यही मीनिंग होता है। छपरा जो जंक्शन है ना, छपरा स्टेशन ना होकर के उसको जंक्शन लोग बोलते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ से एक ब्रांच निकला हुआ है। एक तो ब्रांच है, एक अगर दिल्ली जाना है तो गोरखपुर होते हुए भी लोग जा सकते हैं, और एक ब्रांच जो है वो बलिया होते हुए, बनारस होते हुए। तो छपरा से एक ब्रांच निकला हुआ है, एक रेलवे लाइन अगर ऐसे सीधा चला गया, यहाँ पे कोई स्टेशन है तो इसको जंक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से एक दूसरा ब्रांच इधर निकला हो, है ना, रेलवे ट्रैक जाता हो, तो इसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ब्रांच निकल सकते हैं, इधर कोई जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तो ये एक जंक्शन हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग जब बनाते हैं तो कोई जंक्शन हो गया, तो उस जंक्शन पे जितना करंट पहुंचेगा उसका सम करें तो वो बराबर होगा उस जंक्शन से जितना करंट निकलेगा। इसके फिगर से इसको समझेंगे। तो सपोज कर ले यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक वायर ऐसे है, ऐसे है, इस ब्रांच में I1 करंट है, इस ब्रांच में I2 करंट है, इस ब्रांच में I3 है, इधर I4 है और इधर I5 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट है ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ब्रांच निकला हुआ है। तो इस जंक्शन को देखें कि इस जंक्शन पे कितना करंट पहुँच रहा है, तो पहुँच कितना रहा है वो एरो से पता चलेगा। ये है I1 इस पे आ रहा है, यहाँ ये I2 आ रहा है, और यहाँ से कौन सा करंट निकल रहा है, I3, I4 और I5। तो जितना करंट पहुँच रहा है उसका सम करें पहले, तो पहुँचने वाला है I1 और I2, द सम ऑफ टोटल करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन। तो I1 प्लस I2 ये बराबर होगा जितना इस इधर से करंट निकल रहा है। तो कौन कौन सा निकल रहा है, I3 है, I4 है और I5 है, ठीक है। तो इस तरह से ये किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन रूल। इसका एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे सपोज कर लें कि एक वायर है, ये इस तरह से है, ये तो यहाँ एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से ब्रांच निकला हुआ है, 1 2 3 4 ब्रांच निकला हुआ है। ये भी एक जंक्शन है, यहाँ से ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। ये जंक्शन नहीं है क्योंकि ये वायर है और यहीं से ये मुड़ गया है। तो सपोज कर ले कि इधर 8 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और इस ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हम लोग इस ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं क्योंकि अगर 8 एम्पियर का करंट इस जंक्शन पे कितना आ रहा है, 8 एम्पियर, ठीक है,
और ये जो है 8 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 2 एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी का जो 6 एम्पियर है वो क्या करेगा, इधर से निकलेगा, क्योंकि जितना इसमें आ रहा है उसका सम करें तो जितना जा रहा है उसके सम के बराबर होना चाहिए। तो 8 यहाँ पे पहुँच रहा है, तो 2 इधर निकल गया, तो बचा जो 6 एम्पियर है वो इधर की तरफ आ रहा होगा। अब ये 6 एम्पियर का करंट यहाँ आ रहा है। अब सपोज कर ले कि इस ब्रांच में करंट दिया है 2 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट है 1 एम्पियर, तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसमें 6 एम्पियर पहुँच रहा है, 2 एम्पियर पहुँच रहा है ना, और ये निकल रहा है, तो पहुँचने वाला कितना है 6 और प्लस 2 8 एम्पियर यहाँ पहुँच रहा है, और निकलने वाला ये सिर्फ 1 एम्पियर है, बाकी का 7 एम्पियर कहाँ होगा, तो 7 एम्पियर इसमें होगा, क्योंकि जितना पहुँच रहा है उतना निकलना भी चाहिए। तो यहाँ तो 1 एम्पियर आ रहा है, तो बाकी इस ब्रांच में ये क्लियर हो गया कि इसमें 7 एम्पियर का करंट होगा, है ना। यहाँ से देखिए इस जंक्शन को, अब इधर से 6 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, एरो से पता चलेगा। तो इस जंक्शन के पास 8 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 8 एम्पियर यहाँ से निकलना भी चाहिए। तो इधर 1 है, तो इधर जो है वो 7 होगा, तभी इसको 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा है, यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ एक सर्किट है। तो यहाँ पे जंक्शन कितना है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, 2 जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, ये एक ही वायर है जिसको यहाँ से मोड़ दिया गया, ये जंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग जंक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं, जितना करंट यहाँ पहुँचेगा और जितना करंट वहाँ से निकलेगा, दोनों का सम करें तो बराबर होगा। द सम ऑफ टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। इसके साथ भी वही होगा। अब इसका जो किरचॉफ्स का जो दूसरा रूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा है लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है कि द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्लूडिंग बैटरी और रेसिस्टर across any closed loop of an electric circuit is equal to 0. The sum of total potential difference across any क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप का मतलब हुआ कि जहां से चले वापस फिर वहीं पे आ जाए, तो वो लूप हो गया। अक्रॉस एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट is equal to 0. ठीक है, द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। तो इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा सर्किट हम बना लें, जैसे यहाँ एक सेल हो, बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहाँ एक रेसिस्टर लगा है, तो यहाँ एक दूसरा रेसिस्टर है। तो क्लोज लूप का मतलब हुआ कि यहाँ से चलें तो देखो यहाँ से चलते हैं तो फिर वापस यहाँ पे आ गए, तो ये क्लोज लूप हो गया। सर्किट कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं। ये बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट ब्रेक है, ये एक बैटरी का सिंबल है। तो यहाँ से चले और वापस यहीं पे आ जाए, तो एक क्लोज लूप कंप्लीट हो गया, है ना। ऐसे चले क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए,
तो यहाँ से चल करके वापस यहाँ आते हैं और जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है सबको ऐड करेंगे तो वो 0 होगा, ये रूल कहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा, तो अगर सर्किट है और इसमें एक बैटरी है और एक रेसिस्टर लगा हुआ है और बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलेगा, जब बैटरी मिलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जब रेसिस्टर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो सपोज कर ले कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसमें कोई जंक्शन नहीं है, एक ब्रांच है बस, है ना। एक ब्रांच में एक ही करंट होता है हर जगह और एक ही डायरेक्शन भी होता है करंट का। तो यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, I ऐसे गया, करंट I इस तरह से, ठीक है। इसको हम A लिख दे रहे हैं, A B C D। तो हम लोग A से चलेंगे, B C D होते हुए वापस A पे जाएंगे और टोटल एक क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे कि जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब कब आएगा, जब एक बैटरी आए या रेसिस्टर आए, अगर सर्किट में रेसिस्टर और बैटरी है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से A से B जाए। हम लोग जो क्रिचॉफ्स का लूप रूल लिख रहे हैं वो कौन से लूप के लिए लिख रहे हैं, A B C D और वापस फिर A आ जाएंगे। तो A से B गए, तो A से B गए तो कोई बैटरी नहीं मिला और ना ही कोई रेसिस्टर मिला, तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यानी यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ होगा। जब रेसिस्टर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो A से B में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला। B से C जाने के क्रम में हम लोग को एक रेसिस्टर ये मिला, इसको सपोज कर लें R1 है और इसका वैल्यू R2 है। तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा IR1, ठीक है ना। ओम्स लॉ से जब कोई रेसिस्टर है उससे करंट पास करता है तो उस रेसिस्टर्स के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = IR। तो ये रेसिस्टर है और इससे I करंट पास कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, IR आएगा। फिर यहाँ एक रेसिस्टर है और इससे भी करंट पास कर रहा है, तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, IR2 आएगा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। फिलहाल ये देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। तो B से C चले गए, फिर C से D आए, कोई बैटरी या रेसिस्टर नहीं है तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। फिर D से A आएंगे तो एक बैटरी मिला, तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब इस सबको जोड़ना है, अब जोड़ने पे वो 0 होगा, ऐसा ही है क्रिचॉफ्स का लूप रूल कह रहा है। तो 3 पोटेंशियल डिफरेंस है और तीनों को जोड़ने पे 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा, तभी 0 हो सकता है। सब प्लस नहीं होगा या सब माइनस नहीं होगा। तो 0 किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे। तो देखिए B से C की तरफ जा रहे हैं तो करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है करंट। तो पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम लोग यहाँ से C की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, है ना। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है और करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है। और चेंज लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ जो हम लोग का फाइनल है वो लोअर है और इनिशियल जो है वो हायर है, तो चेंज हमेशा इधर नेगेटिव आएगा। या आप इसको ऐसे याद कर लें कि जब भी कोई रेसिस्टर हो और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो करंट के अलोंग जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो हम लोग जो लूप सेलेक्ट किए हैं उसमें A B C D A सेलेक्ट किए हैं। तो B से जब C जा रहे हैं तो करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो करंट के अलोंग जा रहे हैं तो एक रेसिस्टर मिला, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR1 हुआ, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या है कि करंट के अलोंग जा रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल आ गया, बैटरी आ गया, तो बैटरी को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ करंट के डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ इसको ये याद कर सकते हैं कि लोअर से हायर की तरफ जाए
तो प्लस लेंगे, इधर से इधर आएंगे तो इधर ये लो है, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे, और हाई से लो की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया ही हुआ है, भी है। इसमें करंट के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, करंट इधर आ रहा है कि ऐसे जा रहा है ना। करंट का डायरेक्शन से मतलब सिर्फ रेसिस्टर के केस में होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक क्लोज लूप लें और रेसिस्टर आता है तो देखें कि करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं, लूप जो हम लोग का है ए बी सी डी ए है, तो ए से बी, बी से सी हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ रेसिस्टर मिला तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, और ये हम लोग का पॉजिटिव होगा। बैटरी के केस में क्या बताया गया कि वो लोअर से हायर जाएंगे तो प्लस लेंगे, ये लोअर टर्मिनल है, ये हायर टर्मिनल है, तो प्लस लेंगे, और इधर से इधर आते तो माइनस लेते, तो इसका सम जो होगा वो 0 होगा। ये किरचॉफ्स का लूप रूल है। अगर हम लोग लूप ऐसे सेलेक्ट कर लेते ए डी सी बी ए और किरचॉफ्स का लूप रूल लिखते, तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये हम लोग हायर से लोअर जा रहे हैं तो ये माइनस होता, फिर इधर आते तो करंट के अपोजिट आ रहे हैं तो ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो इक्वेशन बन जाता ये प्लस, ये सब प्लस हो जाता, IR1 ये हो जाता प्लस IR2, और ये माइनस हो जाता और ये 0 हो जाता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो कोई भी क्लोज लूप हम लोग ले सकते हैं, उसके क्रॉस हम लोग चलें, क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको जोड़ें तो उसका सम 0 हो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब कब मिलेगा? जब कोई रेसिस्टर आएगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कोई बैटरी आया तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ करके, लूप रूल का यूज़ करके हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी सीख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, और भी बहुत तरह के सर्किट हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।